कल हमने 17 क्वेश्चंस तक कर लिए थे आई थिंक। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल स्कूल्स में स्टूडेंट्स को जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के साथ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तब तक नहीं भेजना ज़रूरी समझा जाता जब तक कि वो एक बच्चों के लिए उनकी जो प्रॉब्लम है वो रिस्ट्रिक्शन ना बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट, बहुत ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट, इन अटेंशन, ध्यान नहीं देना किसी बात पे, एंड इम्पल्सिविटी आर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पल्सिविटी, मतलब कि बेचैनी सी फील करना, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको आप एडीएचडी बोलते हो, एडीएचडी। सेकंड है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, कि जिसमें आप किसी बात को सुनने में प्रॉब्लम आपको आती है। थर्ड इज लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसमें आप अपनी बात पूरी तरह से मतलब फ्लो में नहीं बोल पाते हो। एंड फोर्थ इज डिसकैलकुलिया, रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। तो इसमें भी हाइपर एक्टिविटी नहीं होती, इसमें तो लैंग्वेज को प्रोसेस करना है, ठीक है। तो इसमें ऑडिटरी डिसऑर्डर होता है, सुनने में प्रॉब्लम आती है, फिजिकल मूवमेंट की इनमें कोई बात नहीं है। तो जो एडीएचडी होता है, इस ऐसा जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी एक जगह पे टिक के नहीं बैठता और किसी बात को ध्यान नहीं देता। वैसे इंटेलिजेंट होता है, उसका माइंड बहुत शार्प हो सकता है, लेकिन उसकी मूवमेंट है जो उसमें एक बेचैनी सी लगी रहती है। जैसा कि आपने शाहरुख की वो मूवी है आई थिंक माय नेम इज़ खान, उसमें उसको एडीएचडी की प्रॉब्लम है, ठीक है। दैट इज़ अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन इज नॉट करेक्ट? अब इंक्लूजन, इंक्लूजन क्या होता है कि अ, सभी बच्चों को, चाहे उनके साथ कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाकर ही स्टडी करवाना, इंक्लूजन सबको इंक्लूड करके चलना। इस इंक्लूजन के मामले में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट है इंक्लूजन मीन्स प्रोवाइडिंग चॉइस एंड ऑप्शंस फॉर लर्नर amidst an array of activity and experiences, मतलब एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के मिड में उनको उनकी चॉइस और ऑप्शंस प्रोवाइड कराना, दैट इज इंक्लूजन। बी है इंक्लूजन इम्प्लाइज एक्सेप्टिंग ऑल लर्नर्स विदाउट इम्पोजिंग नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स, मतलब विदाउट कोई स्टैंडर्ड रखे हुए कि सिर्फ ऐसा ही बच्चा आना चाहिए यहाँ पे पढ़ने के लिए, उसके बिना सारे लर्नर्स को एक्सेप्ट करना। थर्ड है इंक्लूजन इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन कर देना बच्चों की, एंड लेवलिंग ऑफ लर्नर्स बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एबिलिटीज, कोई बच्चा कितना शार्प है कोई कितना डल है उसके बेसिस पे बच्चों को सेग्रीगेट कर देना। डी ऑप्शन है इंक्लूजन इंक्लूड्स यूज ऑफ डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एंड रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट स्पेस ऑफ लर्निंग, अलग अलग टाइप की पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के जो कैपेबिलिटीज या उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको भी ध्यान में रखना। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा कि हम एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेंगे, चॉइस एंड ऑप्शन देंगे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को विदाउट इम्पोजिंग नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज को यूज़ करना, ये भी सही है, लेकिन सेग्रीगेट नहीं करना हमने उनको, ठीक है। कैटेगरी में डिवाइड नहीं करना और लेबलिंग नहीं करनी कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है, ये बच्चा बहुत ज़्यादा डल स्टूडेंट है, ऐसे बच्चों की कैटेगराइजेशन नहीं करनी है, सबको एक साथ में एक जैसी स्टडी करवानी है, ठीक है जी, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है
What adaptation should a teacher make while engaging learners who are visually challenged? Visually challenged मतलब जिनको देखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी को किसी की आईसाइट ठीक ना होना, मतलब किसी भी प्रकार के देखने में जो प्रॉब्लम है, जब बिल्कुल देख ही नहीं पाते, विजुअली चैलेंज्ड हैं, बिल्कुल देख नहीं पाते, उन लर्नर्स के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? ठीक है, विजुअली चैलेंज में मोस्टली जो नहीं देख पाते वही बच्चे आते हैं, जहाँ जिनकी आईसाइट बहुत ही ज़्यादा वीक होती है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास स्पीकिंग क्लियरली एंड लाउडली विद एप्रोप्रिएट पॉजेज। क्लियर और लाउड बोलना विद एप्रोप्रिएट पॉज लेके, जहाँ सही पॉजेज लेके। बी है यूज टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, स्पीच सॉफ्टवेयर का यूज़ करना। यूज़ अ वैरायटी ऑफ कलरफुल वर्कशीट, कलरफुल वर्कशीट का यूज़ करना, या फिर यूज़ ऑफ लॉट ऑफ टैक्टिकल मटेरियल्स। यूज़ ऑफ लॉट ऑफ टैक्टिकल मटेरियल्स। अब टैक्टिकल मटेरियल्स क्या होते हैं? जिनको हम टच करके देख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम छू के देख सकते हैं। अब देखो, जो विजुअली चैलेंज बच्चा है उसके लिए कलरफुल वर्कशीट्स का क्या करेंगे जब वो देख ही नहीं पाएगा ना? तो स्पीकली क्लियरली, अगर क्लियर वर्ड्स बोलेंगे, हाँ ये काम कर सकता है। स्पीच सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सुन तो उसको रहा है ना, उसको सिर्फ दिख नहीं रहा। यूज़ ऑफ टैक्टाइल मटेरियल, ये तो करना ही करना है कि बच्चा टच करके उस चीज़ को फील करके समझ सके कि ये चीज़ है क्या। इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, जैसे कोई भी हार्ड चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कोई फैब्रिक का समझा रहे हो तो उनके हाथ में फैब्रिक पकड़ा देना डिफरेंट टाइप का, ये कॉटन है, ये सिल्क है, लाइक दिस ना। तो ऑप्शंस हमारे जो हैं, हमारा ऑप्शन बन रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। अब देख लो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में है। दैट इज इन ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। अब देखो, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, ये क्वेश्चन सीडीपी का ही है वैसे तो, लेकिन कर लेते हैं डिस्कस कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, ये कौन सी होती है जहाँ पे मतलब ये मान के चला जाता है कि जो लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, वो एक सोशल प्रोसेस है, मतलब समाज में रह के हम लर्न करते हैं। तो इस प्रकार की जो क्लासरूम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, फिक्स्ड सीटिंग अरेंजमेंट कर देना, मतलब उनकी जो सीट है वो फिक्स कर देना कि यहीं पे बैठना है। सेकंड है टीचर गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्टिंग द लर्नर्स टू बी पैसिवली ओबीडिएंट। टीचर ही इंस्ट्रक्शंस दे ही जा रहा है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है लर्नर से कि बच्चे बिना कुछ बोले पैसिवली सिर्फ उनकी बात को मानते चले जाएं। या फिर मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स बाय द लर्नर्स, जो लर्नर्स हैं वो फैक्ट्स को मेमोराइज कर ले, रट्टा मार ले। या फिर लर्नर्स डिस्कसिंग ऑन टॉपिक वाइल वर्किंग इन अ ग्रुप, जहाँ फिर लर्नर जो हैं वो टॉपिक की डिस्कशन करें। जब वो ग्रुप में काम कर रहे हो, इकट्ठे बैठ के कर रहे हो, आपस में डिस्कशन करके वो टॉपिक का हल निकालें। देखो ये भी नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वो हमने लेनी नहीं है। फिक्स सीटिंग अरेंजमेंट से सोशियो मतलब जो सोशल प्रोसेस तो उसमें होगा ही नहीं है ना, कि उसमें अच्छे से लर्निंग कैसे हो पाएगी, बच्चा बोर हो जाएगा। कि पैसिवली, पैसिव वर्ड आ गया इसको भी काट दो। मेमोराइजेशन वर्ड आ जाए, जहाँ पे भी मेमोराइजेशन आए इसको काट दो, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो रह गया क्या कि लर्नर्स को टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए ग्रुप में बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ स्टूडेंट डज नॉट परफॉर्म वेल इन स्कूल। कि कोई बच्चा है वो स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अ टीचर नीड्स टू, तो टीचर को क्या करना चाहिए यहाँ पे? क्या करेगा टीचर?
फर्स्ट एनालाइज द सिस्टम, सिस्टम को एनालाइज करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, या फिर ब्लेम द पेरेंट्स, पेरेंट्स को ब्लेम कर देगा, शेम द स्टूडेंट, स्टूडेंट को शेम फील कराएगा, या रेफर द स्कूल स्टूडेंट टू स्पेशल स्कूल, या फिर बच्चे को स्पेशल स्कूल में भेज देगा। देखो ये भी कोई हल नहीं है, ठीक है, स्पेशल स्कूल में भेज देना, हमको तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तभी तो हम टीचर हैं। बच्चे को शेम फील नहीं कराना, पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना, सिस्टम को एनालाइज करना है कि बच्चे की लर्निंग में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद उसको रेमेडियल टीचिंग टीचिंग है जो वो प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। अच्छा इस पे internalization of continuous experiences of not understanding and blaming the self for inability to learn and perform in the class can potentially result in, ठीक है, कि बार बार जब आप देखते हो कि कोई बच्चा है वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि मुझे ये समझ आना ही नहीं है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों का मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किस चीज़ का रिजल्ट होती है। फर्स्ट ऑप्शन है लर्नड हेल्पलेसनेस, के जो लर्नर है उसकी लाचारता दिखाना, मोटिवेशन टू लर्न मोर, या फिर मोटिवेट करना, मोटिवेट कैसे हो जाएगा, वो तो बेचारा कुछ समझ ही नहीं पा रहा। मास्टरी ओरिएंटेशन, जब समझ ही नहीं आ रहा तो मास्टरी कहाँ से हो जानी है। बिलीव इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, इंक्रीमेंट होता है बढ़ना, यहाँ पे तो एबिलिटी बढ़ने का कोई मेरे को दिख ही नहीं रहा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट। तो इसमें लर्नर की जो हेल्पलेसनेस वो शो हो रही है कि मैं कुछ लर्न ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से होना ही नहीं है। तो ये जो लर्नर लर्नर की हेल्पलेसनेस है, ये किस वजह से हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बेचारा लर्नर किसी बात से बहुत दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, तो उसका माइंड वर्क ही नहीं करेगा अच्छे से, या फिर फिजिकली उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, फिजिकल उनको कोई बीमारी ऐसी हो सकती है तो इनेबल फील करेगा उस चीज़ में। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा लर्नर हेल्पलेसनेस, जहाँ आप बोल सकते हो कि उसके जो भी साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं, केसेस हैं, कॉजेज हैं, वो उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन है टीचर शुड नॉट, a teacher should not design learning tasks that encourage children to seek out knowledge from sites other than the textbook. assertion दी गई है कि टीचर है जो उसको ऐसी चीज़ें डिज़ाइन ही नहीं करनी चाहिए जिसमें बच्चा टेक्स्ट बुक के अलावा किसी और साइट से या किसी और जगह से नॉलेज लेने के लिए इनकरेज हो, ठीक है, मतलब सिर्फ वो टेक्स्ट बुक को ही पढ़ता जाए। रीज़न क्या है, लर्निंग एंड नॉलेज इज ट्रांसमिटेड, इनको ट्रांसमिट तो कर सकते हैं, एंड नॉट सॉट और कंस्ट्रक्टेड, इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है बाय एक्सपीरियंसेस, बाय एक्सपेरिमेंट, बाय डिस्कवरी, इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये शुड नॉट डिज़ाइन आ गया, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शंस देख लो, बोथ, जिसमें बोथ असर्शन और रीजन फॉल्स हों, तो क्या जा रहा है इसका राइट ऑप्शन, ये आ गया ऑप्शन 4, कि दोनों के दोनों ही गलत हैं, ठीक है। ना तो टीचर को ऐसा कुछ डिज़ाइन करना चाहिए कि बच्चा सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ता रह जाए और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंगफुल लर्निंग टेक्स प्लेस। मीनिंगफुल लर्निंग है वो कब होती है, कब होती है। ऑप्शन ए इन अ लीनर रेदर देन अ स्पाइरल मैनर, के मतलब या लीनर ये हो गया लाइनर, ठीक है, कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, तीसरे के बाद ऐसे चलेगा।
राइदर देन स्पाइरल। स्पाइरल ऐसा होता है, कोई भी आप पहले ले लो, ठीक है। या फिर बी ऑप्शन है, व्हेन टीचर्स डिसमिस इमोशंस एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जब बच्चे के इमोशनल एस्पेक्ट की तरफ टीचर ध्यान ही ना दे। मान लो कि बच्चा क्लास में बहुत उदास बैठा है, तो उसको डांटने लग जाए बजाय कि उसको समझने की, उसकी प्रॉब्लम सुनने की कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। सी ऑप्शन है, थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस बाय द टीचर, टीचर्स ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दी, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, हो गया। डी है, थ्रू एक्टिव इंटरेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स विद द एनवायरनमेंट, जहाँ फिर स्टूडेंट की एक्टिव इंटरेक्शन करवाएं, ठीक है। तो देखो इसमें ना तो लर्निंग लीनर तो नहीं है, स्पाइरल भी नहीं है, लाइन लीनर भी नहीं है, कोई भी मतलब स्पाइरल हो सकती है लेकिन लीनर तो बिल्कुल नहीं है, लाइन में तो स्टेप स्टेप वाइज तो नहीं चलती है। इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी हमने बिल्कुल डिसमिस नहीं करना है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी नहीं देनी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करानी है, एक्टिव इंटरेक्शंस करवाने हैं बच्चे के इन्वायरमेंट के साथ, कि वो बाहर एक्सपीरियंसेस से सीखे, तब हो पाएगी उसकी मीनिंगफुल लर्निंग, कि वो खुद से भी कुछ सीखेगा, कुछ टीचर उसको समझाएगा, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस करेगा, तो उसकी लर्निंग का जो मीनिंग निकलेगा जब उसको वो यूज भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स शुड बी प्रमोटेड अमंग स्टूडेंट्स फॉर मोटिवेटिंग देम टू लर्न। स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए मोटिवेट करने के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, उसके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए कौन से गोल्स हैं जिनको प्रमोट किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है अप्रोच फोकस्ड, के जो अप्रोच हम लेके चले, फोकस करना है गोल के ऊपर, एंड मास्टरी गोल्स, और मास्टरी लेनी है जो भी सीखेगा बच्चा। सेकंड अवॉइडेंस आ गया, अवॉइडेंस वाला पहले कर दो, अवॉइडेंस तो गोल होना ही नहीं है, इसमें भी अवॉइडेंस है, इसको भी काट दो। तो इसमें अप्रोच फोकस्ड एंड परफॉर्मेंस गोल्स, ये हो सकता है अगर हमें मास्टरी गोल्स ना दिए गए, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल्स हम तब रखेंगे जब हमारे पास मास्टरी गोल्स ना हो। अब मास्टरी गोल्स गिवन है, तो ये अप्रोच हमारी बिल्कुल सही जाएगी। मास्टरी गोल्स में क्या क्या आ जाएगा, कि इसमें मास्टरी लेनी है आपको, किसी भी काम में इम्प्रूवमेंट करनी है, खुद की स्किल को डेवलप करना है, ठीक। अप्रोच फोकस्ड क्या हो जाता है, कि विद मोटिवेशन के साथ जब आप बच्चों को मोटिवेशन देते हो, तो बच्चा अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइकोलॉजी का है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफेक्टिव टीचिंग वुड रिक्वायर। अब इफेक्टिव टीचिंग है, इसमें क्या रिक्वायर्ड है, क्या होना चाहिए इसमें। फर्स्ट है, फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स, के जो फैक्ट हैं उनको रिप्रोडक्ट करना है, बार बार एक ही चीज़ को बताए जाना है, उस पर फोकस करना है, सिर्फ रिप्रोडक्शन करनी है फैक्ट्स की। बी है, फोकस ऑन टेक्स्ट बुक्स एज द ओनली सोर्स ऑफ द नॉलेज, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही एज ए सोर्स यूज करना है, और कोई भी नॉलेज, कोई भी जो सोर्स है वो यूज ही नहीं करना है। तो यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया, इसको भी सबसे पहले बात करें। क्रिटिकल एनालाइज ऑफ फैक्ट्स एंड पर्सपेक्टिव्स, जो फैक्ट दिए गए हुए हैं, जब पर्सपेक्टिव दिए गए हैं, उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना, उनको क्रिटिकली चेक करना। फोर्थ है, गिविंग प्राइमेसी टू द प्रायर एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स, लर्नर्स के जो पहले के एक्सपीरियंस हैं उनको प्राइमेसी देना। तो इसके ऑप्शन जो हमारे पास दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड,
तो इसमें हमारा एक तो क्रिटिकल रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स पे फोकस नहीं करना, ये सही है, और एक्सपीरियंसेस को भी प्राइमेसी देंगे। तो हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है वो किस में है, वो है ऑप्शन नंबर टू में। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर टू जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रमोट conceptual अंडरस्टैंडिंग among स्टूडेंट्स अ टीचर शुड नॉट, कि बच्चों में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करवाने को प्रमोट करने के लिए एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट है यूज एनालॉजीज, एनालॉजीज का यूज करना, गिव एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। थर्ड है मेक लिंकेज एंड विद प्रीवियस नॉलेज, जो उनकी पुरानी नॉलेज है उनको पता है उसके साथ लिंक करना, या फिर फोकस ऑन मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर सिर्फ रिप्रोडक्ट ही करना है इंफॉर्मेशन को। क्या नहीं होना चाहिए, एनालॉजीज यूज़ करनी चाहिए, टेबल्स यूज़ करने हैं, एग्जांपल्स भी देनी है, नॉन एग्जांपल्स भी देनी है, प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक भी करना है, लेकिन सिर्फ रिप्रोडक्शन पे ही ध्यान नहीं देना है। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। मतलब ये हमारे नोट पूछा है तो ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which of the following emotions would encourage students to put effort in learning? कौन से इमोशंस हैं जो स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो लर्निंग में अपने एफर्ट्स को पुट करें, मतलब कि कुछ एफर्ट्स लगाएं, कोशिश करें लर्न करने की। ए ऑप्शन है फ्रस्ट्रेशन, कि जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो तब, बोर्डम, एंगर, उनका गुस्सा, या फिर उनका प्राइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा प्राइड। क्यों जाएगा, कि जब बच्चे को खुद पे प्राउड फील होगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो डेफिनेटली ही विल पुट एफर्ट्स इन लर्निंग। ठीक है, ताकि उसकी बेइज्जती ना हो जाए, वो डाउन ना दिखे। तो इसमें जो प्राइड है वो बच्चे को इनकरेज करता है कि वो लर्निंग में अपने एफर्ट्स को पुट करे। तो यहीं पे एंड करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस, वो लेके आएंगे हम इंग्लिश पेडागोजी के। तब के लिए बाय, ठीक है।